श्रीमती जीनत बेगम, वाइफ ऑफ लेट कांस्टेबल मोहम्मद रफी कुमार, वाइफ ऑफ लेट कांस्टेबल श्रीमती नीलम। फोन करते हो ये सब ये लिफ्ट समर विंडो में बंद ये तो नहीं लगता है ये स्टोर सर ये पूरा है ना वो तो यही थे आपसे भी जाता है किसी साहब को करीब जाते करवाया। हाँ जी हारिस ये मिशन डायरेक्टर है बख्शी पता पक्का पे जाना यहाँ पर बदल दे बता दूंगा यहाँ के जो हमारे डीसी साहब की काउंसिल से या हमारे मुझे चलूं और उनके आने से इस जरखेज जमीन से हालात के हम बहुत पीछे हैं। आज हमारे जी हजरत मेहमान जनाब सामून साहब की हमत से यहाँ आता हूँ कि साथ आपको खसूसी साहब ने कई बार प्रोग्राम बनाया मगर अगर 10,000 11,000 कनाल ज़मीन को आपाइशी मिलेगी, जिसमें आबी अवल में आप उसमें काश्त कर सकते हैं। ये स्कीम उन्होंने चालू की, आप देख रहे हैं इसको चालू किया। पंप को विंटर में इरीगेशन नहीं होता है, ये समर में ही चलेगी और ये बहुत बड़ा फ़ायदा लोगों को होगा। ये आज हमने कमीशन कर दिया इसको कुछ इक्विपमेंट वहाँ से उसको पानी खींचना पड़ता है, वही टेक्निकल मसला है। बंड भी देना, बंड भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। सबसे भी कहूँगे देखें लोगों को रोज़गार भी मिले मगर उसके साथ साथ इलाके को खतरा भी नहीं होना चाहिए। पहले हमारी प्रायोरिटी है ह्यूमन वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर, उसके बाद है एनिमल्स के लिए। 2-4 बार मैं डीसी साहब को बताता हूँ, वो इनक्रोचमेंट खुद रिमूव करो, वरना पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का आ जाएगी उसमें हरकत में, फिर आपको नहीं छोड़ेगी, जेल भी जाना पड़ेगा। जिसने इरीगेशन कॉल पर कब्जा किया उसको खोल दें। वहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं है, वहाँ पे अब हमने एक बार प्रपोज किया था कि वो पोर्टेबल इंजन रखें, फायर इंजन, जिससे वो पानी फेंक सकते हैं, मगर विंटर में वहाँ पानी फ्रीज हो जाता है। तो डी साहब ने कुछ रिलीफ का किया है। SDRF के ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ के चीफ के पैसे इनके पास मौजूद है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इनसे इमीडिएटली आप SDM को बताइए, उनको रिलीफ दे दें। रिलीफ वहीं हो रहे जो मौके पे मिले वो ऑलरेडी पहुँचाया गया, उनको शिफ्ट करें, हमसाये में जाए, कंबल दे दें, राशन दे दें उनको 2-3 महीने की। हक हमारा हमको दो, हक हमारा हमको दो, हक हमारा हमको दो। ऑल J&K हॉस्टल डेवलपमेंट फंड एम्प्लॉइज जिंदाबाद जिंदाबाद। हक हमारा हमको दो, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हक हमारा हमको दो, ऑल जम्मू एंड कश्मीर हॉस्टल डेवलपमेंट फंड एम्प्लॉइज जिंदाबाद। हक हमारा हमको दो, हक हमारा हमको दो, हक हमारा हमको दो। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हक हमारा हमको दो, हक हमारा हमको दो, हक हमारा हमको दो। ऑल जम्मू एंड कश्मीर हॉस्टल डेवलपमेंट फंड एम्प्लॉइज जिंदाबाद। बंद करो किसानों को प्रताड़ित करना, बंद करो किसानों को प्रताड़ित करना, बंद करो किसानों को अपनी जमीन पर मालिकाना हक दो, किसानों को अपनी जमीन पर मालिकाना हक दो। कश्मीर इकाई का जो आज हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है, वो जो सरकार और सत्ताधारी पार्टियां, प्रशासन लगातार किसानों को प्रताड़ित कर रहा है, उसके खिलाफ है, उसके विरोध के अंदर है। लेकिन एक तरफ सरकार लगातार ये दावा करती है कि वे किसानों की हितैषी है। 2022 के अंदर ये बढ़ चढ़कर दावे किए जा रहे हैं, जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है कि किसानों की आय को दुगना कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रोशनी एक्ट की आड़ में किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वह किसान भाई जो पिछले 60 से 70 सालों से, बल्कि आज़ादी के बाद से सरकारी जमीन पर खेती कर कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उन किसानों को रोशनी एक्ट की आड़ के अंदर उन जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। देखिए, रोशनी एक्ट के अंदर जो हमारे माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया था, हम उसका स्वागत करते हैं। आदेश के अंदर कहा गया था कि जो इंक्रोचमेंट वाली जमीन है
हैं उसको खाली करवाया जाए। मगर ये किसान भाई पिछले कई दशकों से वहाँ पर खेती कर रहे हैं, ये वहाँ के प्रोस्पेक्टिव ऑनर हैं। हमारी सरकार से अपील है कि ये जो ज़मीन है ये किसानों को आवंटित की जानी चाहिए, किसानों को दी जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो किसान भाइयों के साथ शिवसेना भी सड़कों पर उतरेगी और वही आंदोलन, वैसा ही आंदोलन जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगा जो दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है। ब्यूरो के साथ पूरी रिपोर्ट बना के इंक्वायरी वो भी साथ में मैं आपको दे रहा हूँ। इसके साथ जो इनको दिया गया 2500 के आवरेज जाना, इनका पूरा रूम लेना था, उनको क्या दिया गया, ये फ्रेम एक और दिया था, ये बीम है। इसके साथ आपको पूरा डिटेल रिपोर्ट है। मैं स्टेट बीजेपी रिवर्स आर्टिजन सेल का कन्वीनर हूँ। मेरे साथी जो है ये को कन्वीनर्स है और इंचार्ज जो हमें मेन मुद्दे 4 है। एक तो जो रियासी में एक ब्लॉक पड़ता है मुंगरी, उसमें 4 जो विलेजेस है वो बनाते थे, आपने भी देखा होगा, वो बनाते थे ब्लैक कमल्स ब्लैंकेट्स जो मशहूर थे, फोर्स सारे लेते थे और अस्पतालों में भी आपने देखा होगा। तो उसकी ये 2010 के पर ऐसा ही चलता था। उसके बाद जब उनको बिल्कुल ये घरों में बनाते थे और कॉरपोरेशन, हैंडलूम कॉरपोरेशन को ये देते थे, वहाँ एक सेंटर चलता था। उसके बाद वो बंद हो गया तो ये घरों में फिर भी बनाते थे। उसके बाद जब गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी थोड़ी देर के लिए, उन्होंने उनको हमने डिमांड की थी उनको एक क्लस्टर देने की। उनको क्लस्टर सैंक्शन भी हुआ, इनॉग्रेट क्लस्टर हुआ जो लगभग नियरली 5 करोड़ का था। जब उनमें से 3-4 डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं, एक वेविंग का डिपार्टमेंट होता है, एक होता है डाइंग डिपार्टमेंट, एक उसमें एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है, मॉडर्न ट्रेनिंग दी जाती है। ये देता है डायरेक्टरेट ऑफ हैंडलूम और कोलैबोरेशन के उनके साथ जो होता है व्यूअर सर्विस सेंटर, जो अभी यहाँ नहीं था, अब हम उसको बाद में वो बता देंगे। वो अभी श्रीनगर में ही फंक्शनेट करता था इन सालों में, उनकी अलहदा भी एक बजट होती थे। जब इनको ये सैंक्शन किया गया था, ये 5 करोड़ का था, इनॉग्रेट हुआ था। उन ऑग्रेट के साथ इनको 20-20 का ग्रुप के हिसाब से इनको ट्रेनिंग दी जाती थी। उस 20 दिन की ट्रेनिंग दी जाती थी मॉडर्न, उसमें इनको स्टेफंड भी दिया जाता था। न इनको वो स्टेफंड दिया गया है, न इनको ट्रेनिंग दी गई है, और उल्टा उसमें इनको एसेसरीज और लूम दिया जाता है। लूम फुल फ्लेजेड लूम वो स्कीम में है, क्लस्टर में है, और उसमें साथ उसके साथ एक लाइटनिंग अरेंजमेंट, सोलर सिस्टम इनको घरों में जो एक वर्कशॉप दिया जाता है, एक कॉमन वर्कशॉप भी बनाया जाता है जिसमें इनको ट्रेनिंग दी जाती है। न कॉमन वर्कशॉप बना, न इनकी ट्रेनिंग दी गई है, इनको कुछ नहीं, उल्टा इनको जो लूम देने वाले था उनको 2500 रुपया इन्हीं से दिया गया। उनमें से ये भी एक है जो हमारे वहाँ के इंचार्ज है, आपने देखा गंधर्व सिंह जी है, इनसे उल्टे 2500 रुपये ले गए हैं। और इसमें से कोई, इसमें पूरी डिटेल, ये मशहूर थे अपने कला में, अपने विविंग में, जो पूरे हिंदुस्तान में ब्लैंकेट्स आपने भी देखा, घरों में देखा, अस्पताल में देखा, फुर्स में देखा, जो ब्लैंकेट्स ये 4 गांव हुआ करते थे जो मोंगरी के ब्लॉक में आते थे। इसमें सरथल आता था, थाथली आता था और पंजार आता था। ये 4 गांव यही काम करते थे घरों में। ये जो पीछे हमने एक इनसे फिर जब हमारी कॉन्फ्रेंस वहाँ थी, ये कोई 7 नेशनल हैंडलूम डे पर इनकी वहाँ हमारी कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि ये सारी फैमिली घरों में सभी ये सारी काम करते थे। घरों में इनके लूम हमने वो भी दिखाएंगे, हमने इनके घरों में भी गए थे। उसके कॉन्फ्रेंस करने का आज का मेन मोटिव क्या है? यही है, ये 4 मुद्दे हैं। इनके साथ इनजस्टिस जो हुई थी, इनके नाम से क्लस्टर मिला, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी सोसाइटी एक नाम से है, इसमें मैं बता दूंगा, जन कल्याण के नाम से एक सोसाइटी, डायरेक्टर हैंडलूम और मिलकर WIC ने मिलकर उनको दिया गया था, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वो थी। मगर इनको कुछ नहीं दिया, उल्टा 2500 रुपये इनके जेब से लिया गया था। आज तक हमने कहीं बार इनके इश्यूज़ उठाए, जो इंचार्ज डायरेक्टर है व्यूअर सर्विस सेंटर वाले हैं, तो मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये पिछले हमारी 23 नवंबर दिल्ली में भी एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ भी हमने ये इशू को उठा दिया है DCH के थ्रू।
अभी आपकी डिमांड क्या है? इनको जस्टिस किया जाए। अगर इनसे 2500 भी रुपया दिया गया, एक क्लस्टर नहीं दिया गया था, अगर गया कहाँ वो, इनको क्लस्टर दिया जाएगा, ये दोबारा अपना जो व्यवसाय करेंगे। ये कमल बनाते थे, जो इनकी जिनकी मशहूरियत है इस चीज़ की, ये 5-6 गांव सिर्फ यही काम करते। आज ये रोड पर इनको कोई काम नहीं। जब इनको दिया गया था तब इनके जो हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होती है, डायरेक्टर हैंडलूम होता है, WIC इंचार्ज वीवर्स सर्विस सेंटर होता है, वहाँ भी असिस्टेंट डायरेक्टर होता है। ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी देखने वाली होती है, जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा इसके बारे में। न इनसे उल्टा 2500 रुपये इनसे चार्ज किया गया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री 100% फ्री स्कीम थी। क्लस्टर अभी भी चल रही है, तो इनको ये कर दे। ये उनसे आप बाद में पूछ भी सकते हैं, ये हमारे साथ है। इस कश्मीरी बोलने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, या कुछ सिख और हिंदू फैमिली भी है यहाँ लोगामा में, वो भी आके हमको मिले। आप तमाम लोगों को वो पहाड़ी का दर्जा मिले, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। इस पर यह हम सबका फायदा है, पूरी तहसील का फायदा है। हाथ में के जोश से नारा देखो, जनाब रेना साहब, जनाब रेना साहब, जनाब मोदी साहब, जनाब मोदी साहब। इसके लिए भी मैं यहाँ के जो हमारे BDC के दोनों होनहार यहाँ के चेयरमैन और तीसरे जो मीर खुर्शीद साहब हैं, उनका फोन आया था। आपको कहूंगा, आप भी एक जॉइंट रिप्रेजेंटेशन गवर्नर साहब को और एक चेयरमैन बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को फौरन लिख के मेरे पास आप जम्मू पहुंचो। आपका हक जो छीना जा रहा है, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सवाल पैदा नहीं होगा। इस वास्ते तुम सारे पहाड़ी हो, कोई लाग गाली गाल कोई नहीं। आप पहाड़ पार करी था मैं रहना है। हाँ चाचा मैं भी हुई है ना, जाना सकेंगे मैं सब गल यही है, कि जितने भी सारे मसले ये असा ने मिली के हल करने, एक कोई के असा लेना आया, और जिसने सारे कम हुई है असा में तुसारा ख्याल पूरा रखना आया। लेकिन फिर जिसने तुसारा टाइम आया तो ख्याल तुसा भी रखना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ध्यान रखा पक्का। मारा सारा समझियो पक्का 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 जी, पक्का पक्का समझियो ना पक्का जी। तो गल यही है, सारे ड्राइव के बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करना है कि जेड़े भी सारे इतना जितने भी मसाइल है असा मिली जुली के हल करने, मैं पूरी कोशिश कर सा कि सारे ये जितने भी मसले हल करा, ताकि इतनी जनता की कोई परेशानी ना हो। आने वाले दिन मुड़ी कई था हिस्सा, और बड़े पैमाने पर ये जड़े तुसाने ग्रां च उतना मिली जुली के असा टूर करने। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राजेश केसरी की अध्यक्षता में 1992 के बाद जो है वहां पर हमने एक प्रण लिया था। जब विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद का गिरा था, तो उसके बाद जो है हम आज जो है 25 तारीख को यहाँ 25 नवंबर रात को हम यहाँ से निकले थे, और वहाँ पर जो है अयोध्या में जो हम पहुँचे, और वहाँ पर हमने अपना जो प्रण लिया हुआ था कि जब मंदिर का निर्माण होगा तो तब हम यहाँ पर माथा टेकेंगे। हम तमाम शिव सैनिक जो है मेरी अध्यक्षता में, और हमारे पवन जो गुप्ता हैं उनकी अध्यक्षता में वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ जाकर हमने जो है वहाँ माथा टेका। और वहाँ पर दशरथ महल जो है वहाँ पर माथा टेका, कनक महल में, और जो है हनुमान गढ़ी जो वहाँ पर है, जो हनुमान जी वहाँ रहते हैं रामलला की रखवाली के लिए, वहाँ भी हमने माथा टेका। और तमाम महंत वहाँ के जितने भी अखाड़े थे वहाँ पर उनसे भी जाकर मिला गया, और उनसे भी जाकर हमने व्यू लिए, और उनसे काफ़ी जानकारी जो हमें वहाँ पर मिली। और वहाँ पर हमने देखा कि जिसको वहाँ पर तब फैजाबाद कहा जाता था, आज फैजाबाद का नाम जो है तमाम तरह से ख़त्म कर दिया गया है।
वहां पर फैजाबाद की जगह जो है अयोध्या कैंट नाम उसका रख दिया गया है। वो बहुत खुशी की बात है। और रामलला जी का मंदिर का निर्माण भी जो है काफी शुरू हो गया, वहाँ की नींवें जो है शुरू हो गई हुई हैं और तमाम लोग जो है वहाँ खुशी से वहाँ पर आ रहे हैं और माथा टेकने के लिए तमाम बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इधर आजा से आपने यहाँ पे नाका लगाया है, क्या रीजन है कि आपको यहाँ पे नाका लगाना पड़ा है? क्या पहले कंप्लेंट्स थी कुछ? नहीं, कंप्लेंट्स नहीं, हम ये तो रेगुलर नाका लगाते हैं। हम रेगुलर क्रॉस चेक करते हैं कि कोई गाड़ी पोल्यूशन तो नहीं कर रही कोई, और कंप्लेंट भी हमें आती हैं बीच बीच में। तो आज स्पेशली डीएसपी मैडम जो पुलिस में है, उन्होंने हमें कहा कि आप हमारे सामने क्रॉस चेक करके बताओ, तो इसलिए हमने ये वाला स्पॉट पकड़ के उनके कहने पे अकॉर्डिंग टू उनके कहने पे कितनी मात्रा सर होनी चाहिए गाड़ी में? ये एक चार्ट है, ये आप देख सकते हैं। ये जो डीजल वाली गाड़ी है जो 10 मैन्युफैक्चरिंग है, 2010 मैन्युफैक्चरिंग जिसका 2010 है, उसकी लिमिट स्मोक डेंसिटी 65% होनी चाहिए। जिसकी मैन्युफैक्चरिंग आफ्टर 2010 है, उसकी स्मोक डेंसिटी 50% होनी चाहिए। तो जो लोग अभी पोल्यूशन सर्टिफिकेट जिन्होंने नहीं बनाया, लापरवाही बरत रहे हैं, उन पर आप किस प्रकार की कार्रवाई? उनके ऊपर ट्रैफिक वाले चालान करते हैं, तो हम उनका भी क्रॉस चेक मतलब वेरीफाई कर सकते हैं। अभी तक जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पे आपने जेवर चौक में पकड़ी हैं, कोई गाड़ी जो आज पकड़ी है वो सारी विद इन लिमिट्स में आई है। चिराग तले हिंदेरा। मेरा नाम मुनीर हुसैन कासमी। मैं थाना मंडी वार्ड नंबर 13 का रहने वाला हूँ, खारी मल्ला का। खारी मल्ला जो पुराना थाना से तकरीबन 10 मिनट का सफ़र है, वहाँ पर पिछले साल एक ट्रांसफार्मर लगाया गया था, लेकिन खंभे भी लगाए गए थे, लेकिन अभी तक वहाँ तारें नहीं लगाई गई। और 3 बार यहाँ दरबार हो चुके हैं डीसी साहब के, उनमें भी ये बात उठाई गई है। म्यूनसिपल के वो चेयरमैन ने बात उठाई है कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। ट्रांसफार्मर तो लग गया है, लेकिन अभी तक वहाँ तारें नहीं बिछाई गई हैं और बिजली जैसी अहम सहूलियात से हमें महरूम रखा गया है। हम एक मोबाइल चार्ज करने के लिए दूसरे घरों में जाकर मोबाइल चार्ज करते हैं और पढ़ाई के लिए रात को चिमनी जलाते हैं। बहुत यानी मुश्किल से वक्त पास करते हैं। मोबाइल आजकल कितना बिजली की कितनी ज़रूरत है, कितनी अहम ज़रूरियत है, क्योंकि मोबाइल जो है बिजली के बगैर चल ही नहीं सकता। आज न्यूज़ सुननी है, पढ़ाई करनी है, मोबाइल किसको फ़ोन करना है, ये इसकी बहुत बड़ी परेशानी है हमें। और ये तकरीबन 3 साल से ये बात चल रही है, बार बार दरबार हो रहे हैं, उसमें भी ये बात उठाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें बिजली फराहम नहीं की जाए। और बीजेपी हुकूमत के जो खोखले वादे थे कि हर घर में बिजली लगेगी, वो बिजली अभी तक नहीं लगी है। और ख़ास तौर पर महकमा बिजली राजौरी की तरफ मैं अपील करता हूँ कि हमारी इस देरीना मांग को पूरा किया जाए और हमें बार बार सताया ना जाए और हमारे पर जुल्म ना किया जाए। और उसके साथ जुल्म बालाए जुल्म ये है कि अभी तक बिजली लगी नहीं है, ट्रांसफार्मर खाली लगा है, आगे तारें लगी नहीं, खंभे खाली पड़े हैं। और उसके बावजूद जो यहाँ का मतलब क्या नाम है इंस्पेक्टर है,
या जो भी है बिल निकालने वाले, उन्होंने 3 साल पहले के हमें बिल निकाल दिए हैं और बिल निकाल के कहते हैं कि यह हमें बिल जमा करो। या तब बिजली लगी नहीं है, बिजली भी नहीं लगी, उसके बाद हमारे बिल आए हैं। ये हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी की जा रही है। और ये कि हमारा इलाका जो टाउन एरिया है उसके बावजूद हमें बिजली नहीं फराहम की गई और उसके ऊपर से हमें बिल आ रहे हैं। जय हिंद। आज हमने झज्जर कोटली के पुलिस स्टेशन के एसएचओ श्री देविंदर सिंह जी को सम्मानित किया है। कुछ दिन पहले इन्होंने 52 किलो हेरोइन पकड़ी थी जो कि 200 करोड़ रुपए की थी। हमने इनको कुछ समय पहले भी सम्मानित किया था। बहुत सी इन्होंने गायें वगैरह को पकड़ा था। ये बहुत ही एक संवेदनशील पुलिस स्टेशन है जहां से ये दिन रात मेहनत करके ऐसा काम कर रहे हैं जो स्मगलरों को पकड़ रहे हैं। मैं डिप्टी एसपी, एसपी, एसएसपी श्री चंद्र कोहली जी को बधाई देता हूं, जिनकी टीम जो है वो एक ऐसा दिन रात कार्य कर रही है और अपना नाम रोशन कर रहे हैं। वर्दी का नाम रोशन हो रहा है, देश का नाम रोशन हो रहा है, समाज का भला हो रहा है। ये 52 किलो जो हीरोइन पकड़ी है, ये हमारे समाज के जो बच्चे हैं, बेसिकली सैकड़ों, हजारों, लाखों की तादाद में नहीं, करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर सकते थे। तो ये बहुत ही एक बड़ी बात है और बधाई के पात्र हैं देविंदर सिंह जी, जिनको मैं एक एप्रिशिएट कर रहा हूं। बहुत ही एक मुबारक देता हूं मैं ऐसे हॉनेस्ट अफिसरों को। और इसके साथ ही जहां पर हमारे साथ जो साथ देने के लिए जम्मू कश्मीर आल सेल के को कन्वीनियर श्री बेदा शर्मा जी और जम्मू कश्मीर के को कन्वीनियर कोऑपरेटिव सेल से रवि बख्शी जी, जो उन्होंने आके, और एनजीओ एंटी क्राइम टीम के जो वॉलंटियर आए हैं, वो उनको सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और झज्जर कोटली की पुलिस स्टेशन की जितनी भी टीम है, जितने भी जिन्होंने ये ऐसे कार्य किया है, मैं उन सबको एक अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सारी तरफा तो है ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। बहुत आजाद साहब, जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, आजाद साहब आगे बढ़ो, और जोर से आजाद साहब आगे बढ़ो, आजाद साहब आगे बढ़ो। आज से पहले जब भी कभी आजाद साहब पुंछ तशरीफ लाए तो उनकी जो जलसे की तैयारी, उनकी खुशामदीद की तैयारी मेरे मरहूम वालिद चौधरी बशीर नाज साहब किया करते थे। आज भी मैं अपने वालिद के उन साथियों को
अपने दोस्तों को यहां देख के उनको अपने बीच महसूस कर रहा हूं। गुलाम नबी आजाद साहब, ये आपके काम बोलते हैं, मुनाफिकत नहीं करनी चाहिए। वो जो काम आपने अपने टेंडर के अंदर किए वो मुझे या किसी को तारीफ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट किसने दिए, यहाँ डिविजनल ऑफिस किसने दिए, यहाँ तहसीलें किसने दी, यहाँ हॉस्पिटल किसने दिए, वो सिर्फ और सिर्फ गुलाम नबी आजाद साहब की टोपियों पर होती थी। वो भी बहुत आलीशान टोपी पहनते थे। मैं चाहूंगा कि आज बाद में वो टोपी इनके सर पे रखूंगा। ये उनको टोपी भी अच्छी लगती है। हमको तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, तब हमें और भी आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद रखने की जरूरत है। हर पार्टी को हक है कि अपने वोट का इस्तेमाल करें। 5 साल में एक दफा मौका मिलता है। पहले 6 साल का था, उससे पहले 5 साल का था, फिर वापस 5 साल का हो गया। लेकिन ये अवाम का फर्ज, सियासी पार्टियां और सियासी लीडर आते हैं, अपनी अपनी कहानी बोलते हैं, अपने अपने तरीके से लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं। कोई वादा करता है काम करने का, कोई वादा करता है अलग अलग किस्म के। मैं उस कंट्रोवर्सी नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ चीजें अवाम के हाथ में होती हैं, कुछ चीजें सरकार के हाथ में होती, राज्य रियासती सरकार के हाथ में होती हैं, और कुछ नेशनल सरकार के हाथ में। हमारी जब सरकार थी तब तो हम जब 47 में बनी तब पैदा भी नहीं हुए, लेकिन बचपन में नेहरू जी ने की सरकार में यहां महाराजा ने एक्सेशन किया मुल्क के साथ, फिर बाद में 370 के तहत किया। लेकिन हमारे उस आईन में ये लिखा था कि आने वाले वक्त में अगर कोई तब्दीली हो, इस दुनिया में सिर्फ जो मजहबी किताब है वो कुरान शरीफ है, वो गीता है, वो हमारे सिख भाइयों की गुरु ग्रंथ साहब है, वो हमारे क्रिश्चियन भाइयों की बाइबल है, और हमारे दूसरे 2-3 मज़ाहिब जब से बनी है उसमें कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन दुनिया के जितने भी आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उनमें हमेशा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, आईन बनता है, उसमें ये लिखा जाता है कि जरूरत पड़ने पर ये असेंबली इसमें तब्दीली ला सकती है। इसी तरह से जो हमारा मरकज का कानून, मरकज का हमारा जो आईन है, हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 100 से ज्यादा दफा हमने इस 75 साल में पार्लियामेंट ने तब्दीली लाई, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसी तरह से जब जम्मू कश्मीर का आईन बना, उसमें भी लिखा, कोई मजहबी किताब तो नहीं है कि कभी तब्दीली नहीं हो सकती, आबादी के हिसाब से, बाकी हिसाब से तब्दीली ला सकती। तो उसके तहत हमारे वक्त में कई भी तब्दीली आई, हमारे वक्त में, मेरे वक्त में नहीं, मतलब पुरानी सरकारों में प्राइम मिनिस्टर सिस्टम खत्म हुआ, लेकिन वो सब असेंबली में किया। मतभेद हमारा सिर्फ इस सरकार से और नेहरू जी के वक्त में हमारे आईन में, या नेहरू जी तो यहां नहीं थे, बख्शी साहब के वक्त में कुछ आईन में तब्दीली आई, सादिक साहब के वक्त में आईन में तब्दीली आई, लेकिन वो असेंबली के जरिए आए,
वो असेंबली ने पास की, जो कि हमारे बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई अगर आप आईन में तब्दीली लाओगे तो वो वहां की असेंबली करनी चाहिए। हमारा इस वक्त की सरकार से जो लड़ाई सब लोगों ने हमने लड़ी, आपने देखा होगा, जब 370 को हटा दिया, स्टेट के हिस्से किए, हमने कहा कि मरकजी सरकार को ये इख्तियार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली ला सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की असेंबली के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए नहीं, गवर्नर रूल के जरिए नहीं। इसीलिए जो स्टेट को तोड़ा गया और 370 को हटाया गया, तो हम पहले से ही दिन कहते हैं कि आपने तरीका गलत अपनाया। ये जम्मू कश्मीर असेंबली का हक है करना, वो इसको बड़ा करे छोटा करे, 370 के कुछ चीजें हटा दे या ऐड करे, आप नहीं कर सकते। ये बार बार हम कह चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के सामने, इसलिए किसी का ये कहना कि हमने 370 के बारे में बात नहीं की, अरे पार्लियामेंट में तो 3 साल से मैं अकेला ही बात करता है और तो किसी ने की नहीं। लेकिन जब वो कोर्ट में है तो मैं लोगों को खुश करने के लिए, जो अभी हमारे हाथ में नहीं है, उसके बारे में मैं नहीं बोलता। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई अभी मैं तारे तोड़ के लाऊंगा, मैं यही नहीं कह सकता मैं चांद को जमीन पे उतारूंगा, क्योंकि वहां मुमकिन नहीं। इसलिए 370 के बारे में हर मीटिंग में मैं नहीं बताता हूं, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, और सुप्रीम कोर्ट के अलावा अगर कोई कर सकता है वो मौजूदा मरकजी सरकार कर सकती है। मौजूदा सरकार ने इसको तोड़ दिया, वो करेगी कैसे? और हमारे पास 300 आदमी कब एमपी बनेंगे, तो इसलिए मैं ये वादा नहीं कर सकता हूं कि अभी 2024 में 300 मेरे एमपी कांग्रेस पार्टी के आएंगे तो मैं इसको करूंगा। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, अल्लाह करे कि 300 आए, लेकिन मुझे अभी तो नहीं दिखता है, तो मैं ऐसा कोई गलत वादा भी नहीं करूंगा। इसलिए 370 के बारे में हर जगह बात नहीं करता। अलबत्ता मैं स्टेट रियासत की बात करता हूं कि जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर भी, लोकसभा के अंदर भी, राज्यसभा के अंदर भी जब हम लोगों ने बहस हो रही थी, जब ये कानून बनाया जा रहा था कि आपको स्टेट हमें वापस देनी चाहिए, हमारे हुकूक वापस देने चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने वादा किया कि हम स्टेट वापस देंगे। हमने कहा कि इलेक्शन होने चाहिए, उन्होंने वादा किया कि इलेक्शन भी करेंगे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने तमाम पार्टियों की मीटिंग बुलाई जम्मू कश्मीर में, और उसमें पहला स्पीकर मैं था, तो मैंने यही बुनियादी चीजें रखी 4-5 कि हमें स्टेट चाहिए, और स्टेट पहले दीजिए, उसके बाद डिलिमिटेशन कीजिए, उसके बाद इलेक्शन करेंगे। एक तो ये मांगा। दूसरा कहा कि हमें जमीन कोई बाहर वाला खरीदना नहीं चाहिए, नौकरी बाहर वाला करना नहीं चाहिए, और एक बात बोली कि हमारे कश्मीरी पंडित जो है बाहर है, उनको वापस लाने का काम। तो सरकार ने स्टेट भी मान लिया, इलेक्शन कराना भी मान लिया, तो मतलब है ये तो उनका वादा हो गया। अब उसमें मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है कि भाई जब स्टेट आप बना ही रहे हो, इलेक्शन ला ही रहे हो, 370 उस पर जब तक फैसला नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट का, तब तक इंतजार नहीं कर सकते। कभी कभी अदालतों में
कई साल लग जाते हैं। तो आप स्टेट का बिल ला रहे हो और जब तक हम 370 का इंतजार करेंगे तो तब तो हम नौकरियां सब बाहर वाले ले जाएंगे। जमीन तो आप छीन रहे हो, देने का तो सवाल ही नहीं, तो हम तो बेजमीन रह जाएंगे, वो आप किसी को भी बांट दोगे। तो ये जो बिल लाओगे आप स्टेटहुड का, इसी में चाहे आप 335A कहो या नहीं कहो, हमें 35A से कोई लेना देना, हमें जमीन और नौकरी दे दो। चाहे आप ABCD नाम रखो, हमें क्या करें। 35A से आपको चिढ़ है तो आप 30 रखो भाई, आप 0 रखो, लेकिन वो जो उसमें जमीन नहीं खरीद सकता बाहर वाला और नौकरी नहीं कर सकता, वो हमें बिल में ही स्टेटहुड के बिल में डालो कि स्टेट को ये क्या। अब इसमें क्या करें थे भाई, जरूरी कहना है 35। अरे हमें आम खाने से गर्ज है कि गुठलियां गिनने से? तो वो किसी को चिढ़ हो सकती है किसी चीज से, तो भाई हो सकते, लेकिन वो तमाम चीजें हमें दे दो, हमें उन चीजों की जरूरत। तो इसलिए इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। चौधरी साहब बैठ जाओ। अच्छा, जाता हूं, मैं यही कहता हूं कि चीफ मिनिस्ट्री मेरे लिए इस वक्त कोई माने नहीं रखती। माने मतलब इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा जमीन को बचाना, नौकरियों को बचाना, इलेक्शन कराने। क्योंकि हिंदुस्तान के आईन में 3 बुनियादी, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और ब्यूरोक्रेसी। जजेस का अपना काम है इंसाफ देना, असेंबली का काम है वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर चुनना, सरकार बनाना, एमएलए लोगों का काम है एमएलए चुनना, और मुलाजिमों का काम है डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, सेक्रेटरीट में जो सरकार पॉलिसी बनाए उसको आगे चलाना, उसकी तामील करना। लेकिन आज 4 सालों से एक चुनी हुई सरकार, चाहे उस सरकार से हमारे 10 मतभेद हो सकते हैं, और वो चुनी हुई तो मरकजी सरकार की ही थी, जिनके हम खिलाफ हैं उन्हीं की थी, लेकिन गवर्नर रूल से, ब्यूरोक्रेसी से ठीक थी, क्योंकि चुने हुए नुमाइंदे, चाहे हमारी पार्टी के खिलाफ ही वो काम करते थे, लेकिन चुने हुए। तो 4 साल एक वक्त था, लोग कहेंगे कि 90 से 96 तक भी गवर्नर रूल था, लेकिन 90 से 96 तक आपको भी मालूम था, क्या आप और हम मीटिंग कर सकते थे? कर सकते थे? क्या आप और मैं यहां आ सकता था? घर से निकलना बंद था। आर्मी बिचारी और पुलिस बिचारे और निहत्थे लोग बिचारे गोलियों का शिकार हो जाते थे। लेकिन आज तो ठीक, आज तो आज मिलिटेंसी गाहे बगाहे होती, लेकिन आज पब्लिक मीटिंगें भी हम करते हैं, आप फिरते भी घूमते हैं। आज तो मिलिटेंसी का बहाना नहीं है कि हम 4 साल गवर्नर रूल करें। हम गवर्नर के खिलाफ नहीं है, सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नर रूल में गवर्नर अच्छे हो सकते हैं, कई अच्छे गवर्नर रहे हैं, आज के गवर्नर भी अच्छे हैं, लेकिन हमें चुना हुआ नुमाइंदा नहीं। किसके पास जाएंगे? लोरन वाला किसके पास जाएगा? गगड़िया वाला किसके पास जाएगा? सावजिया वाला किसके पास जाएगा? मंडी वाला किसके पास जाएगा? हवेली वाला किसके पास जाएगा? या दूसरे गांव है वो किसके पास जाएंगे? दक्षिण मड़वा किसके पास जाएगा? उड़ी वाला किसके पास जाएगा? ये अपने अपने एमएलए को पकड़ते थे। एमएलए रास्ता हुकूमत तक पहुंचने का,
तो इसलिए आज हमारी जो मांग होनी चाहिए, जो बार बार मैं दोहराता कि सरकार पर हमें दबाव डालना कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाए, स्टेट दी जाए। और बेहतर तो ये होगा कि जो इन सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में तो कोई इलेक्शन नहीं हो सकता, कश्मीर में जो शदीद और रजौरी पुंछ में और चिनाब वैली में जो शदीद बर्फबारी होती है उसमें इलेक्शन कराना नामुमकिन है। इसलिए हमारी मांग है कि ये 2-3 महीनों में सर्दियों के डिलिमिटेशन को खत्म वो मुकम्मल करके स्टेटहुड अनाउंस कर दे, और स्टेटहुड अनाउंस करने के बाद ही 1 हफ्ते में इलेक्शन अनाउंस कर, ताकि यहां अपने नुमाइंदे, चुने हुए नुमाइंदे लोगों की खिदमत कर। ये लोगों का काम है, फिर किस पार्टी को ही जिताएंगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा मैं, पुंछ के, हवेली के और दूर दराज इलाकों से आए हुए मेरे भाइयों, नौजवानों, बुजुर्गों से, चाहे वो किसी तबका से, चाहे वो पहाड़ी तबका से हो, चाहे वो हमारे गुजर बकरवाल भाई हो, चाहे मेरे हिंदू भाई हो, मेरे सिख भाई हो, सबसे बताना चाहता हूं कि वो खत्म होने के बाद फिर हमें अलग अलग नारों पे वोट नहीं मिलने चाहिए। हमें जो कारकर्दगी है पार्टी की, उस कारकर्दगी के बुनियाद पर वोट देने चाहिए। प्रोटेस्ट तो हमने बहुत सारे किए, मगर अभी तक ग्राउंड लेवल पे हमें देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। हमारी जो बहुत बड़ी जो हमारी बदकिस्मती है, पिछले 20-20 साल, 15-15, 20-20 साल से हम इन हॉस्टलों को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। दिन रात हम इन हॉस्टलों को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। वी आर वर्किंग 24 आवर्स इन दिस हॉस्टल्स, मगर अभी तक हमारे साथ इतनी बड़ी वो हुई है, बेइंसाफ़ी हुई है, जिसका हम बयान नहीं कर सकते। 3-3 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये हम लोग अपना घर कैसे चला रहे हैं, और अपना जो हमारा कीमती जो हमारा वक्त था इन हॉस्टलों के पीछे लगा दिया। 15-15, 20-20 साल कोई कम नहीं होते, और मगर अभी तक हमारा कोई मसला इन लोगों ने हल नहीं किया। आए दिन हमारे ऊपर ये होता है कि आप लोगों का मसला हल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मगर अभी तक ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हुआ। पिछले हमारे कुछ दिनों पहले हमारे अखनूर में एक एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, ऑन द ड्यूटी उसकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसका कोई SRO नहीं। आप हमें ये बताइए सर, हमें अगर 24 घंटे ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है हमारे ऊपर, कोई कुछ नहीं, और हम इन हॉस्टलों को रात दिन चलाते हैं, इन पेशेंट्स की खिदमत करते हैं, मगर गवर्नमेंट को अभी तक हमारे ऊपर आज वो इंसाफ नहीं आया। आज तक हमारे ऊपर इन लोगों ने कुछ कदम नहीं उठाया, और आज हमारे जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उन पर मिनिमम वेजेस एक्ट होने जा रहा है, वो हमें अभी उससे भी बाहर रखा गया। अब आप ही लोग हमें बताइए कि हम कितना और बर्दाश्त करें। हमारे ऊपर अब अंदर अब बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रही, या कुछ भी अब आगे कुछ भी होता है तो गवर्नर इंतजाम है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो उसकी जिम्मेदार होगी, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारे बच्चों का, हमने तो अपना फ्यूचर ख़राब कर दिया। हमारी वजह से हमारे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ना हम हॉस्टलों में रहने के लायक है, ना हम छोड़ने के लायक है। हमने अगर 15-15, 20 साल से हमने डिपार्टमेंट को सर्विस दी है, तो उसके बदले में हमें क्या मिला? हमारा फ्यूचर ख़राब हो गया, हमारी वजह से हमारे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है। यो जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, या तो हम अब सुसाइड कर लेंगे, या तो अपने आप को मार देंगे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, या तो इस पर गवर्नमेंट अच्छी तरह से कुछ जान ले, या तो ऐसा हो अगर इनको लगता है कि ये लोग काम नहीं करते तो एक ही बार में इन लोगों को, हम लोगों को यहाँ से निकाल दें, और हम अपना रास्ता खुद देख लेंगे। हमको दो, हक हमारा, हमको दो। तो उसके पास से 6 स्कूटी हमें बरामद हुई। एक यहाँ पे नवाबाद थाने में एक FIR दर्ज हुई थी 183/2021, और उसमें इन तीनों के पास से जो स्कूटीज हमें मिली है उसके जो पर्चे लगे हुए हैं। अभी तक 185
2021, 2021 बख्शीनगर में और 190 2021 पक्का डंगा में। एक ऑल टुगेदर डिफरेंट इंसिडेंट था 154 2021, उसमें भी